हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के दो लास्ट टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के ऊपर, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिफॉरेस्टेशन। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर कि हम आज के सेशन में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन। और इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। हाँ, इसके बाद में इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और जो इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं वो वाला पोर्शन रह जाएगा, तो उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी को क्लियर है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से अपने सेशन को भी हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के ऊपर और साथ ही साथ रिफॉरेस्टेशन को भी करेंगे डिस्कस। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये पेपर की रिसाइकलिंग क्या होती है? क्लास 8 साइंस के 3rd चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में हमने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के ऊपर ज़रूर बात करी थी। आप बोलोगे कि मैम आपने बताया था कि हम डेली बेसिस पे कई सारे प्लास्टिक आइटम्स, कई सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है ना यूज़ करते हैं, और ये प्लास्टिक की चीज़ें कर क्या रही हैं? ये प्लास्टिक की चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रही हैं, और थोड़ा बहुत भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही पल्यूशन कॉज कर रहे हैं। स्पेशली हमारे जो वो वाले प्लास्टिक आइटम्स होते हैं ना, जिनको कि हम केवल एक ही बार यूज़ करते हैं, सिंगल टाइम यूज़ वाले, जिसको हम यूज़ एंड थ्रो बोलते हैं, कि आपके पास डिस्पोजेबल कप है, डिस्पोजेबल प्लेट है, डिस्पोजेबल स्पून है जो कि प्लास्टिक की बनी है, हमारे जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज होते हैं, जो हमारी प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स होती हैं, है ना, जैसे कि वो बिस्लेरी की बॉटल्स। तो इन सब प्लास्टिक आइटम्स को हम एक बार यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद इनको हम फेंक देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप गए हो मार्केट, है ना, मार्केट में आपने एक प्लास्टिक के ग्लास में आपने जूस पिया है। अब जूस पीने के बाद आपके लिए वो जो प्लास्टिक का ग्लास है वो एकदम यूजलेस हो जाएगा। आप उसको यूं ही थ्रो कर दोगे, डस्टबिन में फेंक दोगे, डंप कर दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप उस प्लास्टिक के ग्लास को घर लेकर के आओगे, उसको धोगे और उसको आप दोबारा से यूज़ करने वाले हो 1 हफ्ते तक। ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं करता है, ना मैं, ना आप, ना कोई और, कोई भी ऐसा नहीं करता है ना, क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं, एक बार यूज़ करके हम इन्हें फेंक देते हैं। तो ऐसी वाली चीज़ें, ऐसे वाले प्लास्टिक आइटम्स जिनको कि हम केवल एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि हमारे जो प्लास्टिक मटेरियल है वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं जब उनके डिस्पोजल की बात आती है, उनके डिकम्पोजिशन की बात आती है, तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें प्लास्टिक से कॉज होने वाला जो भी पोल्यूशन है उसको कम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक की चीज़ों को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने मार्केट से एक बिस्लेरी की पानी की बोतल ली है, अब आपने उसका पानी पी लिया और वो पानी की बोतल आपके लिए हो गई यूजलेस, तो अब उसको हम क्या करते हैं? यूजुअली डस्टबिन में डंप कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसको डस्टबिन में डंप ना करके उसको कहाँ भेज दें? रिसाइकलिंग की फैक्ट्री में भेज दें, तो वहाँ पे क्या होगा? वो जो हमारे लिए जो यूजलेस प्लास्टिक की बोतल है ना, वो प्लास्टिक की बोतल जाएगी कहाँ? रिसाइकलिंग की फैक्ट्रीज़ में। फैक्ट्रीज़ में उस प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल किया जाएगा, यानी कि उस वाटर बॉटल का जो प्लास्टिक है, उस सेम प्लास्टिक को यूज़ करके एक दूसरी नई प्लास्टिक की बोतल बना दी जाएगी, या दूसरी प्लास्टिक की बोतल नहीं अगर, तो कोई दूसरा प्लास्टिक का आइटम बना दिया जाएगा। यानी कि आपने जो मार्केट से पानी की बोतल परचेज करी थी, जो कि प्लास्टिक की बनी थी, आपके लिए वो यूजलेस हो गई, उसको आपने खरीदा, यूज़ किया एक बार और वो आपके लिए हो गई यूजलेस। अब उस प्लास्टिक की बोतल को जब आपने रिसाइकलिंग की फैक्ट्री में आपने भेजा, तो फैक्ट्री में हुआ क्या? उस वाटर बॉटल का जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को दोबारा से यूज़ कर लिया गया है एक नई वाटर बॉटल को बनाने के लिए, या एक नए प्लास्टिक आइटम को या आर्टिकल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक को आपने रिसाइकिल करा है। अब वो जो दूसरी प्लास्टिक का आइटम बना है, पुराने वाले प्लास्टिक को यूज़ करके, उस प्लास्टिक आइटम को अब कोई दूसरा खरीद लेगा, या कहो आप ही खरीद लो।
और आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपको जो पानी की जो बॉटल थी जिसका जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को आपको डिकम्पोज नहीं करवाना पड़ा, आपको उसको डिस्पोज नहीं करना पड़ा, आपको क्या करना है उसको रिसाइकिल करना है। तो आप उसको सेम प्लास्टिक को किसी दूसरे फॉर्म में ला करके आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, है ना। ये बात हमने करी थी अपने चैप्टर नंबर 3 में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेपर की रिसाइकलिंग के ऊपर, कि हम पेपर को भी क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, जस्ट लाइक हमने अपने प्लास्टिक को रिसाइकिल किया था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई पेपर को रिसाइकिल करने की। चलो इधर देखते हैं जरा। पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर आपको याद हो तो जब हम ये पढ़ रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है ना, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हमको झेलने पड़ेंगे, क्या क्या नुकसान हमको देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। तो वहाँ पे हमने एक कंसिक्वेंस ये भी डिस्कस किया था कि जो फॉरेस्ट है ना, वो बेसिकली फॉरेस्ट से मिलने वाली जो लकड़ी है, उस लकड़ी को हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। गांव के लोग अपने अपने घरों का जो फर्नीचर है वो बनवाते हैं, घरों की जो खिड़की दरवाजे हैं उससे बनवाते हैं। प्लस हम बोलते हैं कि हमें लिखने के लिए हमें नोटबुक्स चाहिए होती हैं, नोटबुक्स में हमारे पास पेपर होते हैं, तो उन पेपर को बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए है, लकड़ी चाहिए है। तो जिस रेट से आज के टाइम पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि जंगलों के पेड़ों को काट रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जहाँ पे हम जो है ना लकड़ी के लिए तरसे। क्यों तरसे, क्योंकि भाई सारे के सारे पेड़ कट जाएंगे तो फिर लकड़ी और कहाँ से मिलेगी। अगर लकड़ी नहीं मिलेगी तो लकड़ी से जो अलग अलग आप उसको यूज़ करते हो अलग अलग एक्टिविटीज़ में, आप उससे पेपर बनवाते हो, आप उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हो, आप उससे फर्नीचर बनवाते हो, वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, कहाँ से आएगा फर्नीचर, कहाँ से बनेंगे पेपर, अगर लकड़ी नहीं होगी। लकड़ी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पेड़ नहीं हो रहे हैं। पेड़ क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम ही काट रहे हैं, जा करके नए नहीं लगा रहे हैं, जो हैं ऑलरेडी उनको काटे जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो ना सिर्फ लकड़ी की शॉर्टेज हो जाएगी, बल्कि जंगलों से मिलने वाली और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, यूज़फुल चीज़ें, है ना। कई सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हनी भी हो गया, हमारे बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह हो गए, है ना। मतलब कि हनी हो गया, हनी बी से मिलने वाला हनी हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की भी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि जंगल ही नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेपर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जंगलों से, फॉरेस्ट से ही मिलता है। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज। जंगलों में जो पेड़ लगे होते हैं, पेड़ों के पास क्या होती है, वुड होती है, लकड़ी होती है। उस लकड़ी का बनाया जाता है क्या, पल्प, जिसको हम कहते हैं वुड पल्प। और ये वुड पल्प एक ऐसा बेसिकली वर्ड है, एक ऐसा टर्म है जो कि हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने कहाँ पढ़ा है, हमने सिंथेटिक फाइबर्स वाले चैप्टर में ही पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो जब हम बात कर रहे थे अपने फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर की, यानी कि रेयॉन की, तो रेयॉन के लिए हमने पढ़ा था कि इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली सिंथेटिक नहीं है, ना ही ये कम्प्लीटली नेचुरल है। क्यों नहीं है कम्प्लीटली सिंथेटिक, क्यों नहीं है कम्प्लीटली नेचुरल, क्योंकि रेयॉन को बनाया जाता है, रेयॉन के फाइबर्स को बनाया जाता है वुड पल्प से। जो पेड़ों की जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का बनाया जाता है पल्प, जिसको हम कहते हैं वुड पल्प। वुड पल्प में क्या होता है, बेसिकली सेल्यूलोज होता है, और इसी सेल्यूलोज से बनते हैं रेयॉन फाइबर्स। लेकिन सेल्यूलोज से रेयॉन फाइबर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल्यूलोज को बहुत ज़्यादा केमिकल से ट्रीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक नेचुरल रॉ मटेरियल भी है वुड पल्प, सेल्यूलोज, और उससे सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ भी किया जा रहा है। तो इसीलिए रेयॉन फाइबर को हम बोलते हैं कि ना ही ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है, ना ही ये कम्प्लीटली नेचुरल फाइबर है। तो यहाँ पे हमने वो वाला कंसेप्ट रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो पेपर को कैसे बनाया जाता है, बेसिकली जो जंगलों में जो पेड़ लगे होते हैं, उन पेड़ों की जो लकड़ी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं पल्प में, वुड पल्प में, और फिर उसके बाद से उससे बनते हैं क्या, पेपर। It has been estimated that 17 full-grown trees are needed to make 1 ton of paper. 1 टन पेपर को बनाने के लिए ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 17 full-grown trees लग जाते हैं। यानी कि अगर 1 टन पेपर को बनाना है तो 17 full-grown trees को काटना पड़ेगा। So many trees have to be cut down from the forest to make paper. पेपर बनाना है तो जंगलों से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। पेपर मेकिंग इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे पहले के ज़माने में तो फिर भी वो
चौक और स्लेट वगैरह चलता था, है ना, मैंने भी उस पर प्रैक्टिस करी है। ऐसा मैं बहुत पुरानी ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे टाइम पर भी चौक और स्लेट जो है मेरे पेरेंट्स ने मुझे ला करके दिया था कि आप इसको जो है ना यूज़ करो। तो वो वाली चीज़ मच 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 बेटर है, क्योंकि आज के टाइम पे तो एक किंडरगार्टन का बच्चा या एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी, KG1 KG2 के बच्चे को भी जो है ना आपको एक क्या आपको बहुत सारी उसको बुक्स ला के देनी पड़ेंगी, उनके सिलेबस में होती है भाई, ला करके देनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि वो ABCD जो है ना बनाना सीखें, 1 2 3 4 लिखना सीखें, तो इसके लिए आपको उनको बाकायदा नोटबुक्स ला करके देनी पड़ती है, पेन पेंसिल वगैरह सब उनको ला करके देना पड़ता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे हर एक बच्चे को भी क्या चाहिए है, एक पेपर की ज़रूरत है, एक नोटबुक की ज़रूरत है ही। तो जिसके चलते भाई जब डिमांड ज़्यादा होगी पेपर की तो लोगों को सप्लाई भी जो है ना ज़्यादा देना पड़ेगा। सप्लाई कैसे हो पाएगी, जब पेड़ों को कट किया जाएगा। तो जंगलों से लार्ज क्वांटिटीज़ में पेड़ों को कट करके उनसे पेपर बनाए जाते हैं और जो हमारी डिमांड है पेपर की उसको फुलफ़िल किया जाता है। सो वी शुड सेव पेपर टू सेव द फॉरेस्ट ट्रीज। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पेपर मेकिंग जो है एक दूसरा कॉज हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, हो सकता क्या है, बिल्कुल है ही। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वी शुड सेव पेपर, हमें पेपरों को जो है ना सेव करना चाहिए ताकि हमारे जो जंगल हैं, जंगलों के जो पेड़ हैं वो सेव हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पेपरों का जो है ना, पेपर्स का अगर हम अगर तरीके से उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, टीचर नहीं आई है तो बोर हो रहे हैं। अब अगर गेम्स पीरियड है तो गेम्स पीरियड में तो आप बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर गेम्स पीरियड नहीं है, टीचर आने में लेट हो रहा है या अगर एब्सेंट है, तो क्या किया, फाड़ा अपनी नोटबुक से लास्ट वाला पेज और उसके बनाने लगे बॉल्स, कुछ नहीं तो बैट बॉल ही शुरू कर दिया, कुछ नहीं तो एरोप्लेन्स बना करके उड़ाने लगे, है ना। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पेपर को वेस्ट कर रहे हो। उस पेपर को बनाने के लिए ना जाने कितने ट्रीज को फॉरेस्ट से कट किया जा चुका है ना, कितने सारे पेड़ों ने अपने जान गंवा दी है सिर्फ एक पेपर को बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, पेपर को हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप उस एक पेपर पे पढ़ाई करो, उस पर लिखो, कुछ प्रैक्टिस करो तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसको मतलब सब बच्चे से नहीं करते हैं, ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन हाँ कुछ क्लास के जो नॉटी बच्चे हैं ना वो ज़रूर ये काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उस पेपर को जो है ना वेस्ट कर रहे हैं, पेपर बॉल्स बना रहे हैं, पेपर प्लेन्स बना रहे हैं, तो ये तो वेस्टेज हुआ ना, ये यूटिलाइजेशन तो हुआ नहीं। If each one of us saves just one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. तो अगर हम सभी केवल, देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी एक के प्रैक्टिस करने से ना कुछ होने वाला नहीं है। अब ये भी नहीं आप बोल सकते कि अगर सब नहीं करेंगे तो हमारे करने का क्या मतलब है, अकेले एक की मेहनत से क्या होगा। एक को किसी ना किसी को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी, उसका देखा देखी बाकी लोग भी उस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि अगर हम सब दिन में एक पेपर की शीट, ज़्यादा नहीं है ना, एक पेपर की शीट को अगर हम बचा लें तो हम साल भर में काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ को बचा सकते हैं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के या आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोली जा रही है कि बच्चे ही पेपर की वेस्टेज करते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े लोग भी पेपर की वेस्टेज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए बात बोली गई होती तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में लिखा होता या चिल्ड्रन के बारे में लिखा होता। यहाँ पे बोला गया है कि हम सब में मैं, आप, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हमारी पूरी फैमिलीज, सभी लोग शामिल हैं कि सभी के सभी अगर ये डिसाइड कर ले कि सपोज जैसे कि अगर मैं मानूं एग्जांपल के तौर पे कि आज मैं ना मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैथ्स की प्रैक्टिस करते टाइम मेरे दिन भर में 20 पेजेस जो है ना खर्च हो ही जाते हैं। 20 पेजेस आगे पीछे मिला करके एक पेज, तो 20 पेजेस डेली मैं मैथ्स को प्रैक्टिस करते टाइम जो है उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं 20 नहीं, आज मैं 18 पेजेस ही यूज़ करूँगी। प्रैक्टिस मेरी उतनी ही है, सम मुझे उतने ही लगाने हैं, उतने ही सॉल्व करने हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि आज जो भी मैं प्रैक्टिस करूँगी वो 18 पेजेस में करूँगी। मैं 2 पेजेस बचाऊँगी, 2 पेजेस में जो अभी आज बचा रही हूँ उसको मैं कल यूज़ कर लूँगी। कल भी मैं 20 में से 18 पेजेस को ही जो है ना यूज़ करूँगी अपनी प्रैक्टिस में। तो हो क्या रहा है, डेली बेसिस में मैं 2 पेजेस को बचा रही हूँ और इन 2 पेजेस को बचाने से आपको, या आप
अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, लेकिन वाकई में अगर आप दिन भर में 1 या 2 पेज भी बचाते हो ना, तो आप कई सारे ट्रीज़ को बचा सकते हो कटने से, ठीक है। We can save paper by writing fully on both sides of every sheet of paper in our notebook without leaving any blank sheets. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं 20 नहीं, आज मैं अपने 18 पेपर्स में मैथ्स के सवालों को जो है मैं सॉल्व करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आप बोलोगे कि मैम आप तो डेली 20 पेजेस यूज़ करते हो ऑन एन एवरेज, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि 18 पेजेस आप यूज़ करोगे, तो 2 पेजेस को आप कैसे जो है ना बचा सकते हो? तो ऐसे बचा सकते हैं कि जो मैं 18 पेजेस यूज़ करूंगी ना, उन 18 पेजेस को मैं फुली कवर करूँ। भाई प्रैक्टिस हो रही है, स्कूल टीचर थोड़ी ना देख रहा है कि मैंने कितने रफली या कितने फेयर तरीके से जो है ना प्रैक्टिस करी है। तो जैसे ही आपका पेपर है, इस पेपर की शुरुआत से जो है ना मैं लिखना शुरू कर दूंगी। नॉर्मली क्या होता है, हम इतनी सारी जो है ना मार्जिन छोड़ देते हैं, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, टॉप में, हम ही छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, हम ऊपर से जो है ना लिखना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा भाई, अगर आप ऊपर से लिखना शुरू करोगे, पूरे पेज को आप कवर करोगे, कवरेज आपकी बढ़ेगी, तो एक पेपर पे आप ज़्यादा लिख पाओगे। ज़्यादा लिखने से क्या होगा, 2 पेजेस आपको कम लगेंगे, कुछ इस तरीके से। यानी कि कोई भी जो है ना ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है। फिर इसके बाद में वी कैन ऑल्सो सेव पेपर बाय यूजिंग चॉक एंड स्लेट फॉर डूइंग रफ वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रफ वर्क करना है, मैंने आपको बताया था कि मैंने भी अपने टाइम पे, जब मैं शायद मैं KG1 KG2 में थी, तो मेरे पास बाकायदा एक चॉक और एक स्लेट थी, ठीक है। तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल तो वाइट बोर्ड का ज़माना आ गया है ना। पहले तो एक चॉक स्लेट आती थी, फिर इसके बाद में एक वो वाला पैटर्न आ गया था कि जिसमें जो है ना एक ब्लैक कलर का शीट बोल लो या कपड़ा टेक्सचर जैसा बोल लो, उसको जो है दीवार पे लटका देते थे और हम उसके ऊपर चॉक से लिखते थे। तो वो स्लेट बोर्ड से बेसिकली ज़्यादा अच्छा होता था। जैसे स्लेट और चॉक, तो स्लेट तो इतनी छोटी सी होती है ना, उस पर आप चॉक से लिखते हो तो कई बार कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाता है, फिर उसको रब करने में दिक्कत होती है। ये वाली चीज़ अच्छी होती थी कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का जो है ना बोर्ड नहीं, कपड़े जैसा जो है ना एक वो होता था, बेसिकली फैब्रिक होता था ब्लैक कलर का, उसको दीवार पे टांग दिया हो बेसिकली, और उस पे जो है हम चॉक से लिखते थे। तो ये वाला तरीका भी मैंने यूज़ किया है। इसके बाद में आजकल तो वाइट बोर्ड का पैटर्न आ गया है ना। आपके पास वाइट बोर्ड होते हैं, उस पर आप मार्कर से लिख सकते हो। तो वाइट बोर्ड पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मार्कर से, तो आप बेसिकली करोगे क्या, अपने पेपर को वेस्ट होने से बचा सकते हो, क्योंकि रफ वर्क ही तो करना है। रफ वर्क तो आप कहीं भी कर सकते हो, चॉक और स्लेट पे भी कर सकते हो और वाइट बोर्ड पे भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। रीयूज ऑफ पेपर मीन्स दैट इफ पॉसिबल वी शुड यूज द यूज्ड पेपर अगेन। पेपर को रीयूज करने का मतलब क्या है कि एक बार आप ऑलरेडी जो पेपर यूज कर चुके हो उसको एक बार फिर से कर लो। फॉर एग्जाम्पल, द यूज्ड पेपर एनवलप्स कैन बी रिवर्स्ड इनसाइड आउट एंड यूज्ड अगेन। जैसे कि हमारे पास ये जो एनवलप्स होते हैं, ठीक है, अब ये बेसिकली पेपर एनवलप्स हैं, तो इसको आपने एक बार ही यूज़ कर लिया। अब क्या बोला गया है, इसको आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो, इसको जो है ना रिवर्स कर दो, मतलब अंदर वाला बाहर ले जाओ, बाहर वाला अंदर लेकर के चले जाओ, तो आपके पास एक नया एनवलप बन के तैयार हो जाएगा। मतलब नया क्या, वही वाला आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन अब ऊपर इसमें कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है। तो आप क्या कर रहे हो, यूज्ड एनवलप को फिर से यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, एक बार हमने एनवलप यूज़ किया, अब वो हो गया बेकार, है ना। अब अगर दूसरा एनवलप हमें चाहिए तो जा करके हम मार्केट से लेकर के आते हैं, नया वाला एनवलप यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेम एनवलप को आप 2 बार यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप से हमें लगता है, अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि मैम क्या फ़ायदा हो रहा है। आप बोल रहे हो कि आप डेली बेसिस पे 20 पेजेस यूज़ करते हो नोटबुक के, लेकिन आज के बाद में मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ 18 पेजेस यूज़ करूँगी, दिन के 2 पेज में बचाऊंगी, है ना। एनवलप को हम 2 बार ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चलो एक बार आपने यूज़ कर लिया, उसको आपने रिवर्स करके सेकेंड टाइम भी यूज़ कर लिया, लेकिन तीसरी बार तो आपको उसको हटाना ही पड़ेगा ना, नया वाला एनवलप यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या लॉजिक बन रहा है, क्या हो जाएगा उससे, ये क्या हो जाएगा वाला जो पॉइंट है ना, इसको सबसे पहले अपने दिमाग से हमें निकालना चाहिए। बहुत कुछ हो जाएगा, हमें नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को जो है ना सेव करने में अपना योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी स्टेप से फ़ायदा ज़रूर होता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में क्या है, द टर्म रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स टू प्रोसेस
द वेस्ट पेपर टू मेक न्यू पेपर सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। जैसे कि हमने पेपर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पढ़ी थी कि हम सेम प्लास्टिक से जो है ना एक दूसरा प्लास्टिक आइटम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एक प्लास्टिक चल रही है, कोई नई प्लास्टिक प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि द टर्म रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स टू प्रोसेस द वेस्ट पेपर, वो वाला पेपर जो कि आपके लिए वेस्ट हो गया है उसको आप प्रोसेस करोगे ताकि उससे एक नया पेपर बन सके, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, ताकि आप उसको दोबारा से यूज कर सको। आजकल मैं एक इंस्टाग्राम पे जो है ना एक ट्रेंड देख रही हूँ, हैंडमेड पेपर्स का बड़ा कंसेप्ट चला है। हैंडमेड पेपर क्या होते हैं, बेसिकली जो भी आपके पास यूज पेपर है, आपने नोटबुक्स में जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करी है और पेन से यूजुअली हम प्रैक्टिस करते हैं। एक और चीज़ है, जब हम पेंसिल से पेपर पे लिखते हैं ना तो थोड़े टाइम बाद वो जो पेंसिल है ना उसका कलर एकदम डल हो जाता है, एकदम चला जाता है पेपर से। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो लिख कर अपने पेपर्स पे, नोटबुक पर, तो कोशिश करो कि आप पेंसिल से लिखो। होगा क्या कि जैसे जैसे आप बिल्कुल अपने नोटबुक के एंड वाले पेज पे पहुंचोगे ना लिखते लिखते, आप थोड़ा टाइम बाद ये नोटिस करोगे कि फर्स्ट पेज पे जो आपने पेंसिल से लिखा है ना वो रिटन कंटेंट आपका बहुत ही डल हो चुका है। अब उस डल कंटेंट के ऊपर अब आप दोबारा से अगर पेन से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, दोबारा से अपने आप वो पूरी की पूरी नोटबुक को अपने रफ वर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। भाई रफ वर्क चल रहा है ना, प्रैक्टिस चल रही है, कोई फेयर अपना होमवर्क तो नहीं है, कोई क्लास वर्क तो नहीं है कि जिसको आपको जो कि आपकी टीचर देखेगी और उसके बेसिस पे आपको जो है ना इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देगी, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अपने घर पे ही जो प्रैक्टिस चल रही है ना तो बिंदास किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो वाला तरीका जो कि हमें पसंद हो। तो कोशिश करो कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हो नोटबुक पे उसको आप पेंसिल से करो। जैसे जैसे आपकी वो नोटबुक जो है ना घर वाली होमवर्क वाली नोटबुक जैसे जैसे जो है ना वो खत्म होने को आएगी, आप ये नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट वाला पेज है वो तो एकदम हल्का पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने पेंसिल से लिखा है। अब उस फ्रंट पेज से आप दोबारा से स्टार्ट करो, लेकिन इस बार आप पेन से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक और छोटा सा तरीका है नोटबुक्स को रीयूज़ करने का या पेपर को रीयूज़ करने का। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि हम पेपर को जो है रिसाइकिल करते हैं ताकि कोई नया पेपर प्रोड्यूस ना हो। जो पेपर ऑलरेडी हमारे पास है उसी पेपर को जो हमारे लिए यूजलेस हो चुका है, उसी यूजलेस पेपर को दोबारा से हम रिसाइकिल करके अपने पास ले आते हैं एक नए पेपर के फॉर्म में। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ यूज पेपर है, अब उन यूज पेपर को हम पानी में जो है सोक करके रख देते हैं। जैसे ही पानी में पेपर जाएगा 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, हम सबको पता है कि उसकी जो है ना बेसिकली पेपर को जब आप पानी में डालते हो तो आपने देखा होगा कि पेपर बहुत आसानी से फट जाता है ना, और बेसिकली उसकी एक स्लरी बन जाती है। फिर इसके बाद में ये जो आपके पास मिक्सचर आया है पेपर और पानी का, उसको ग्राइंडर में डाल करके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देना है। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर स्लरी बन जाए कि पानी में ना बिल्कुल अच्छी तरीके से जो पेपर का जो पल्प है, भाई ऑब्वियसली बात है जब आप पेपर को पानी में डालोगे तो उसका एक पल्प बन जाएगा। तो जब आप ग्राइंडर से उसको ग्राइंड करोगे या मिक्सर से उसको आप मिक्स करोगे तो पानी और जो बेसिकली पेपर का जो पल्प है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने पेपर का एक शेक बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक स्ट्रेनर होता है जिससे कि हम कोई भी चीज़ छानते हैं, है ना, जो आटा छानने वाली जो हमारे पास छन्नी होती है, उस छन्नी में जो भी आपके पास स्लरी आई है पेपर और पानी की, उस पूरी की पूरी स्लरी को हम इस छन्नी में या स्ट्रेनर के ऊपर डाल देते हैं। तो क्या होता है, जो भी एक्सेस पानी होता है वो स्ट्रेनर से हम बोलते हैं कि नीचे आ जाता है और जो भी पेपर का पल्प है वो इस स्ट्रेनर के ऊपर रह जाता है। अब इस स्ट्रेनर को हम धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। तो 1-2 दिन बाद या 3 से 4 दिन बाद जितना भी ये जो पेपर पल्प होता है ना, ये पेपर पल्प सूख जाता है। और कैसे सूख जाता है भाई, सनलाइट से सूखेगा, धूप से सूखेगा। और कैसा शेप एक्वायर करता है, तो जिस छन्नी में सपोज आपकी जो छन्नी है वो गोल शेप की है, तो जो पेपर है ना, वो जो पूरी स्लरी है वो एक राउंड शेप में ही जो है ना सूख जाती है। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो आपके पास एक नया शीट आ जाएगी। आपके पास यूज्ड पेपर थे, उसी यूज्ड पेपर से आपने क्या किया है, एक नई पेपर की शीट रेडी कर ली है। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत ही बढ़िया ट्रेंड चला है और ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। बेसिकली पेपर की जो रिसाइकलिंग है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है।
पेपर की जब हम रिसाइकलिंग कराते हैं तो इसके लिए हमें बाकायदा रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में हमें भेजना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपने ही लेवल पर घर पे ही क्या करा है, एक हैंडमेड शीट तैयार कर ली है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रेनर के ऊपर जब पेपर का जो स्लरी है, जो उसका जो पल्प है, जब वो सूख जाएगा तो सूखने के बाद जो है आपके पास एक हैंडमेड शीट तैयार हो जाएगी, जिसका टेक्सचर काफ़ी ऐसा लगता है कि काफ़ी पुराना है, ये मतलब पुराना लुक होता है उसका। होता तो वो नया है, आपने अभी अभी बनाया है, लेकिन उसका जो लुक है ना वो थोड़ा सा पुराना सा आता है। और शेप भी जैसे कि आपने देखा यहाँ पे उसका शेप कैसा हो गया है, राउंड हो गया है। और इसके अलावा हम बोलते हैं कि वो कलरफुल भी बनता है। क्यों? क्योंकि आपने जो पेपर लिया है वो तो यूज्ड था ना, उसके ऊपर इंक वगैरह लगी हुई थी, आपने उसके ऊपर स्केच पेन से भी लिखा हुआ था और पेन से भी लिखा हुआ था, तो ये कलरफुल भी होता है और काफ़ी अच्छा ये अपीयरेंस वाइज होता है। तो आप इसको एज अ ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पेपर कैन बी recycled from the newspapers, magazines, books, notebooks and packaging materials after removing ink from them। तो बेसिकली न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है, मैगजीन के जो पेपर्स होते हैं, बुक्स, नोटबुक्स और जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि होता है ना कार्टन के जो वो होते हैं, कार्डबोर्ड जो होता है, उसको भी जो है ना आप रिसाइकिल कर सकते हो। एक बार उनसे इंक वगैरह हटा दो तो उसकी रिसाइकलिंग करी जा सकती है। इफ़ ऑल ऑफ अस कीप on collecting old newspaper, magazine, books, notebooks and paper wrappers etc. and send them to paper mills for recycling through a junk dealer या कबाड़ी वाला, we will be able to save many forest trees from being cut down। तो बेसिकली अगर हम हर घर में अगर ये अवेयरनेस फैलाएं कि भाई अब आपके पास जो भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं, भाई न्यूज़पेपर तो सभी के घर में आते हैं ना, डेली बेसिस पे आते हैं, तो न्यूज़पेपर जो भी आपके पास हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस कॉपीज़ हैं जो कि आपके लिए अब जो है ना यूज़लेस हो गई हैं, उन कॉपीज़ को कलेक्ट करो, मैगजीन्स को, इन सबको आप कलेक्ट करो और इसके बाद में जो भी आपके घर में कबाड़ी वाला या जो जंक डीलर आता है उसको आप बोल दो कि इन सब चीज़ों को आपको कहाँ लेकर के जाना है, रिसाइकलिंग के लिए लेकर के जाना है। तो फैक्ट्रीज़ में वो सभी के सभी चीज़ें चली जाएंगी और फैक्ट्रीज़ में हम बोलते हैं कि रिसाइकलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, पुराने यूज्ड पेपर से नए पेपर बन जाएंगे, जिसके कारण नए पेपर को बनाने के लिए और पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। नए पेपर आप कैसे बने हैं, पेपर की रिसाइकलिंग से, पुराने पेपर से ही बने। तो नए पेपर को बनाने के लिए नए ट्रीज को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये फ़ायदा होता है रिसाइकलिंग से। फिर इनफैक्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पेपर को 5 से 6 बार आसानी से रिसाइकिल हम कर सकते हैं। We should save paper, reuse paper and recycle paper. By doing this, we will not only save trees but also save energy and water needed for the manufacturing of paper। अब देखा जाए तो आपके सिलेबस में अभी पेपर की रिसाइकलिंग है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देती हूँ कि फैक्ट्रीज़ के अंदर पेपर की रिसाइकलिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जगह जगह से जो है ना पेपर्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको फैक्ट्रीज़ में लेकर के आया जाता है। फिर इसके बाद में पेपर को जो है ना सॉर्ट किया जाता है कि कौन से वाले पेपर हैं जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है, कौन से वाले पेपर ऐसे हैं जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली सॉर्टिंग की प्रोसेस चलती है। फिर इसके बाद में आती है श्रेडिंग की प्रोसेस। श्रेडिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी आपने डिसाइड किया है कि हाँ ये वाले पेपर्स का जो है ना रिसाइकलिंग पॉसिबल है, उन पेपर्स को आप छोटे छोटे पीसेस में शेड करते हो, यानी कि तोड़ते हो, डिवाइड करते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेपर की श्रेडिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद में एक बार पेपर की श्रेडिंग हो जाती है, फिर इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है, पल्पिंग की स्टेप होती है। पल्पिंग की स्टेप मतलब क्या कि यहाँ पे जो आपके पास जो शेडेड पेपर के पीसेस आए हैं, जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस आए हैं, इन पीसेस को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर सोख करके रखते हैं। जैसे कि हम हैंडमेड शीट बना रहे थे ना अपने घर में, सिमिलरली फैक्ट्रीज में भी ऐसे ही होता है कि जो भी पेपर के पीसेस आए हैं, ऑब्वियसली बात है वो फैक्ट्री है तो वहाँ पे वो चीज़ लार्ज स्केल पे होती है। तो जो भी पेपर के पीसेस आए हैं उन पेपर के पीसेस को पानी में सोख करके रखा जाता है, जिसके कारण एक स्लरी बन जाती है। फिर इसके बाद में इस स्लरी को बनाने के लिए हम कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉस्टिक सोडा हो गया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्लास्टिक जो पेपर की जो रिसाइकलिंग हो रही है, यहाँ पे पानी भी यूज़ हो रहा है और केमिकल्स भी यूज़ हो रहे हैं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि डी इंकिंग की प्रोसेस भी होती है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि पेपर में जो भी इंक लगी हुई है,
उसको रिमूव किया जाता है। जो भी पेपर वगैरह में स्टेपलर की पिन लगी होती है या कुछ प्लास्टिक की चीज़ें लगी होती हैं या कुछ और ग्लूज, जैसे कि हम पेपर में हमारी जो नोटबुक्स होती हैं उसमें हमें तरह तरह की चीज़ें चिपकानी होती हैं, कुछ पिक्चर्स लगानी होती हैं, या कुछ गलती हो गई तो 2 पेज को हमने आपस में जोड़ दिया होता है, तो उसके लिए हम ग्लू को यूज़ करते हैं। तो जब डी इंकिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें ग्लूज वगैरह, स्टेपलर की पिन और पेनों की जो इंक होती है, उन सब चीज़ों को वहाँ से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। फिर इसके बाद में अब नया पेपर बनाना है, तो नया पेपर हमको तभी अच्छा लगेगा जब एकदम वो कैसा होगा, एकदम झकास होगा, यानी कि एकदम वाइट कलर का होगा, है ना। तो उसको बनाने के लिए क्या करा जाता है, ब्लीचिंग की प्रोसेस करी जाती है। ब्लीचिंग में अगेन हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल का यूज़ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जब आपका पेपर एकदम अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, वाइट हो चुका है, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इंक है, स्टेपलर की पिन है, ग्लू वगैरह है, वो सब जब गायब हो जाता है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रोलिंग करी जाती है पेपर की। इसमें क्या करते हैं कि जो भी स्लरी है बेसिकली पेपर की, उसमें गरम गरम पानी डाल करके उसको रोलर में से प्रेस करवाया जाता है, पास करवाया जाता है, जिसके कारण जो स्लरी है वो जो भी आपको डेफिनेट शेप चाहिए है, साइज़ चाहिए पेपर का, उस डेफिनेट शेप और साइज़ में पेपर की स्लरी को सुखा दिया जाता है या कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसके हेल्प से क्या होता है, हमारे पास वाइट कलर के नए नए पेपर्स आ जाते हैं। तो ये नए पेपर्स कहाँ से आए हैं, पुराने यूज पेपर से ही बने हैं, ठीक है। तो इस पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा, या पेपर की रिसाइकलिंग में हमने देखा कि पानी का भी यूज़ हो रहा है और केमिकल्स का भी यूज़ हो रहा है ना। और प्लस ये जितनी भी मशीन्स हमारी होती हैं ये बिजली से चलती हैं, तो रिसाइकलिंग में हम बोलते हैं या पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में हम बोलते हैं कि एनर्जी भी यूटिलाइज होती है। भाई मशीन्स हैं, कैसे चलेगी, किसी ना किसी फ्यूल से ही चलेगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम पेपर को बचाते हैं, उसको रीयूज करते हैं, और अगर उसको हम रिसाइकिल करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी भी बचाएंगे और पानी भी बचाएंगे, जो कि पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। तो ऐसे केमिकल्स का जो अमाउंट है, ये केमिकल्स बेसिकली हार्मफुल ही होते हैं, तो जितना हो सके इन केमिकल्स का जो यूज़ है वो थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकिल पेपर। तो रीयूज या सेव, सबसे पहले तो सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड देन रिसाइकिल पेपर, ये 3 क्या होने चाहिए, मंत्र होने चाहिए, जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए। और ये बात सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होती है, ये हर एक बड़े लोगों पर भी लागू होती है, ठीक है। बच्चों को 8th क्लास से या जूनियर क्लासेस से पढ़ाना हम क्यों शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चों की शुरुआत से ही प्रैक्टिस ऐसी बनी रहे, है ना, कि हमें पेपर को बचाना है, जितना हो सके उसको कम यूज़ करना है, रीयूज़ करना है, और फिर इसके बाद में अल्टीमेटली उनको हमें रिसाइकिल करना है, ठीक है। चलो, तो ये हुआ क्या हमारा कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हम क्यों कर सकते हैं, ताकि ट्रीज़ को, जो हमारे फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं, उनको हम कटने से बचा पाएँ। जो पेपर मेकिंग में पानी लगता है उसको हम बचा पाए, जो बिजली यूज़ होती है पेपर को बनाने में उसको हम बचा पाएँ, और जो अमाउंट यूज़ होते हैं हार्मफुल केमिकल्स बेसिकली पेपर को बनाने के लिए, उस अमाउंट को भी हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये जो हमारा टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन का, ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है रिफॉरेस्टेशन में, जैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, कि जंगलों के जो पेड़ होते हैं उनको काटना और काट करके वहाँ से हटा देना, जिसके कारण जो जंगल है वो साफ हो जाते हैं। तो जो क्लियरिंग होती है फॉरेस्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। रिफॉरेस्टेशन मतलब कि इसका ऑपोजिट। द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर है, वो आंसर क्या है, रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। क्या बोला जा रहा है कि जिस एरिया में जंगलों को डिस्ट्रॉय किया गया है, उन्हीं एरियाज में आप क्या करो, नए पेड़ों को प्लांट करो, नए पेड़ों को उगाओ। यानी कि ये वाला एरिया है, इस एरिया में पहले बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, अच्छा खासा जंगल था, और जंगलों को क्या करा, साफ किया। कैसे साफ किया, तो यहाँ से जितने भी पेड़ थे उन सबको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी एरिया पे नए ट्रीज को हम प्लांट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं।
पेड़ों को काट करके हटा देना इज डिफॉरेस्टेशन, और नए पेड़ों को आकर के उगाना या उनको प्लांट करना इज रिफॉरेस्टेशन। फिर से हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को स्टैब्लिश कर रहे हैं। The term reforestation means to cover again with forest by planting new trees। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि डिफॉरेस्टेशन में हम करते हैं क्या, पेड़ों को साफ करते हैं। साफ कैसे करते हैं, तो पेड़ों में जो जंगलों में पेड़ लगे होते हैं उनको वहां से काट करके हटा देते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि उसका उल्टा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो फॉरेस्ट है उसको दोबारा से कवर करेंगे। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों को साफ किया था, जंगलों को साफ किया था, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन में जंगलों को फिर से कवर कर रहे हैं। कैसे कवर कर रहे हैं, तो नए ट्रीज को प्लांट करके। The planted trees should generally be of the same species which were cut down from the forest during deforestation। और ये कोशिश करी जानी चाहिए कि जिस स्पीशीज़ को आपने डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे, मतलब कि वो वाली प्लांट या वो वाली ट्री की स्पीशीज़ जिसको कि आपने डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे काट करके हटाया है, तो जब आप रिफॉरेस्टेशन करो, जब आप फिर से जो है ना ट्रीज़ की को बेसिकली प्लांट करो, तो सेम स्पीशीज़ को यूज़ करना चाहिए। यानी कि सपोज अगर आपने नीम का पेड़ काटा है डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे, तो रिफॉरेस्टेशन के टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि नीम का पेड़ ही दोबारा से आप वहाँ पे लगाओ। We should plant at least as many trees as have been cut down। तो हमें एटलीस्ट ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने ट्रीज को काट करके हटा दिया गया है, एटलीस्ट उतने ही नंबर में आप नए पेड़ों को लगाओ मिट्टी में। अगर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, कि अगर आपने 10 पेड़ काटे हैं तो अगर आप 20 नहीं लगा सकते हो तो कम से कम 10 तो लगाओ, ताकि बैलेंस हो। इन दिस वे the forest will continue to have sufficient number of trees all the time। और इस तरीके से क्या होगा, जंगलों में हमेशा sufficient number of trees रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज आपको लकड़ी चाहिए है, आपने सोचा कि हमारे गांव, हमारे शहर के बाहर क्या है, एक जंगल है, तो वहाँ से जाकर के हम लकड़ी ले आते हैं। अब डेली बेसिस पे आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़ रही है, और डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, जाकर के पेड़ों से, जो जंगल की जो पेड़ हैं उनको काट रहे हो वहाँ से, और उनसे लकड़ी को ऑब्टेन कर रहे हो। अब होगा क्या कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको फिर से लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब आप जाओगे उस लकड़ी को ढूंढने के लिए कहाँ, जंगल में, तो आपको जंगलों में लकड़ी मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जंगल के जितने भी पेड़ थे उनसे आप ऑलरेडी लकड़ी को ऑब्टेन कर चुके हो। जंगलों में जितने भी पेड़ थे उनको आप ऑलरेडी काट करके वहाँ से हटा चुके हो, हटाने के बाद उनसे लकड़ी को ऑब्टेन कर चुके हो। अब जब आपको फिर से लकड़ी की ज़रूरत होगी तो आपको वो जंगल में नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब वहाँ पे पेड़ ही नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते, रिफॉरेस्टेशन करते, जैसे कि आज के टाइम पे हमने क्या किया है, 3 पेड़ों को काटा है, 3 पेड़ों को काटा है, तो 3 ही पेड़ जाकर के हम क्या करें, जाकर के लगा भी दें, तो होगा क्या, 3 काटे थे और 3 पेड़ आपने लगा दिए। भाई सीधी सी बात है, पेड़ कोई ऐसा तो है नहीं कि आज आपने जो है ना उसकी सैपलिंग लगाई है और कल वो एक फुल ग्रोन ट्री बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी, कि आज एक जंगल जो है ना साफ किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल उसी एरिया पे हम फिर से जो है ना ट्रीज की सैपलिंग लगा देंगे, और अगले दिन यानी कि परसों के दिन एक फिर से जो है ना एक नया जंगल तैयार हो जाएगा। अगर ये होता तो फिर बात ही क्या होती। ये जितना भी वाटर इम्बैलेंस हो रहा है वाटर साइकिल में, ये जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, ड्रॉट्स, फ्लड्स वगैरह, ये सब कुछ नहीं होते, सब बढ़िया चलता। कोई भी जो है ना हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी डेथ नहीं होती। क्यों, क्योंकि सबके पास उनका एक नेचुरल हैबिटेट हमेशा रहता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार आपने एक पेड़ काट दिया तो उस पेड़ को रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, एक ट्री की सैपलिंग लगाओगे, यानी कि उसका एक छोटा पौधा लगाओगे, और उस पौधे को एक फुल ग्रोन ट्री बनने में कई साल लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप जंगल से जाकर के 2 पेड़ काटते हो तो बदले में सेम स्पीशीज के 2 सैपलिंग लगा करके वहाँ पे आप प्लांट कर दो। ठीक है। फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन वेल्थ ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का जो ग्रीन वेल्थ है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट है। किसी भी कंट्री का जो ग्रीन वेल्थ है वो क्या है, उसका जंगल है, फॉरेस्ट है। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर लश ग्रीन
फॉरेस्ट बाय डिफॉरेस्टेशन, इसको फॉरेस्ट कर लेना, ठीक है। हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज कर चुके हैं जंगलों को डिफॉरेस्टेशन से। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस देन प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज यानी कि रिफॉरेस्टेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसके पास भी ये ग्रीन वेल्थ रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफॉरेस्टेशन ही आपके पास एक इकलौता ऑप्शन है। रिफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस नेचुरली भी हो जाता है। इफ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, it reestablishes itself by the natural growth of trees. This is called natural reforestation. देखो ज़रा यहाँ पे कि नेचर जो है ना कितना ज़्यादा हम ह्यूमन बींग्स को माफ़ करता है कि चलो ठीक है, आज तुमने आकर के, भाई सीधी सी बात है, जो फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं जंगलों में, उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और वो सॉइल की काफ़ी डीपर लेयर्स में चली जाती हैं। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है ना, इसकी जो रूट्स है ना वो सॉइल की बहुत डीपर लेयर्स में चली जाती हैं। तो अगर आपको जंगलों से पेड़ों को साफ करना है ना, तो आप ट्रीज को उनके स्टेम से जाकर के काटते हो, या एकदम मतलब कि ये मिट्टी है तो मिट्टी से थोड़ा बहुत डिस्टेंस ऊपर आप पेड़ को जाकर के काट देते हो, लेकिन आप उनकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि छोटा पौधा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में कि जो जंगली घास फूस होती है जो कि हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाती है, अब वो जो जंगली घास फूस है जिसको हम वीड कहते हैं, उस वीड्स को अगर हमें हटाना है तो हम क्या करते हैं, उनको हम जड़ से पकड़ करके हटा देते हैं। तो उनको जड़ से पकड़ के हटाना आसान क्यों है? क्योंकि वो तो छोटे छोटे पौधे हैं ना, तो उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल की डीपर लेयर्स तक नहीं पहुंचती हैं, तो आसानी से आप उनको पकड़ के खींचोगे तो उनकी रूट्स से जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये जो हमारे फुल ग्रोन ट्रीज होते हैं, इनकी रूट्स को आप हिला करके देखो, कभी जो है ना आप हिला ही नहीं पाओगे। तो सबसे आसान क्या होता है कि यहाँ से ट्री का जो ट्रंक होता है वहाँ से ले जा करके ट्री को काट देना, तो रूट्स जो है ना वो अनडिस्टर्ब रहती हैं, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। तो नेचर क्या करता है कि अगर आपने, जैसे कि जंगल को आपने साफ कर दिया, सारे पेड़ आपने जो है ना यहाँ से काट दिए, और अगर उस एरिया को आपने कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा है, आप उसको छोड़ दिया, आपने उसको रेस्ट पे छोड़ दिया है, तो दोबारा से, क्योंकि रूट्स तो आपने डिस्टर्ब करी नहीं है इन ट्रीज की, तो दोबारा से हम बोलते हैं कि यहाँ से नए प्लांट्स जो है ना अपने आप निकल करके ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि रूट्स तो वही है ना, रूट्स वही हैं। तो इन रूट्स से हम बोलते हैं कि सेम प्लांट, सेम ट्री का जो सैपलिंग है वो ग्रो करने लगता है नेचुरली। हमने नहीं कुछ किया, हमने तो सिर्फ जाकर के काटा था उनको, लेकिन मदर नेचर ने क्या किया कि जो रूट्स प्रेजेंट थी सॉइल के अंदर, उन रूट्स से फिर से सेम ट्री की हम बोलते हैं कि सैपलिंग्स जो है ना ग्रो कर जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, कि अपने आप रिफॉरेस्टेशन हो गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो डिफॉरेस्टेशन किया था। देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, और नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं रिफॉरेस्टेशन के, कि रिफॉरेस्टेशन has several advantages. Some of the advantages of reforestation are given below. So reforestation produces a large quantity of raw materials for industries like paper industries, timber trade, etc. तो सीधी सी बात है, रिफॉरेस्टेशन से होगा क्या, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो भी कंसिक्वेंसेस या जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिल रहे थे ना, वो सभी के सभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है ना उनको हम ओवरकम कर लेते हैं अगर हमने रिफॉरेस्टेशन कर दिया है तो। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो जंगलों से मिलने वाली जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो सभी यूज़फुल प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, उनकी शॉर्टेज हो जाती है। तो अगर आपने रिफॉरेस्टेशन किया है तो उन प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो रुकेगी नहीं, उनकी शॉर्टेज नहीं होगी। इसके अलावा हमने बात करी थी कि डिफॉरेस्टेशन से जो वाटर साइकिल में इम्बैलेंस हो रहा है, कि कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है ना, तो अगर रिफॉरेस्टेशन हुआ तो रिफॉरेस्टेशन से ये वाटर साइकिल में इम्बैलेंस नहीं होगा, प्रॉपर वाटर साइकिल बनी रहेगी और जहाँ जहाँ जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही होगी। इसके अलावा सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आप क्या कर रहे हो, रिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, यानी कि फिर से पेड़ों के जो सैपलिंग्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी रूट से सॉइल को पकड़ लेंगे। तो अगर सॉइल को पकड़ लेंगे तो अब कितना भी तेज़ बहाव में पानी आ जाए या हवा आ जाए, जो टॉप सॉइल है मिट्टी की, जो टॉप लेयर है वो हटेगी नहीं। अगर हटेगी नहीं मतलब क्या, कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो
कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिले थे रिफॉरेस्टेशन के, अगर आपने रिफॉरेस्टेशन मतलब कि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले थे, अगर आपने रिफॉरेस्टेशन किया है तो रिफॉरेस्टेशन से वो सभी के सभी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो भी कंसिक्वेंसेस है, वो सब के सब हो जाएंगे ओवरकम। Reforestation will lead to a decrease in global warming by reducing the amount of carbon dioxide gas in the atmosphere. Reforestation से होगा क्या, आप नए पेड़ उगाओगे, नए पेड़ क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो अपने अंदर ले लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी इसका मतलब क्या कि ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। रिफॉरेस्टेशन हम बोलते हैं कि रेनफॉल भी एक एरिया में बढ़ा देती है। इससे क्या होगा, अगर रेनफॉल होगी और तो हम बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो ड्रॉट्स हैं, जो हम बोलते हैं कि जो सूखा है वो हम बोलते हैं कि नहीं पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेड़ क्या करते हैं, जो भी बारिश होती है इस बारिश के पानी को वो सॉइल की डीपर लेयर्स में जा कर के छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं पेड़ हूँ और बारिश हुई है तो बारिश का पानी जो है ना, पेड़ क्या करेंगे, सॉइल की जो डीपर लेयर्स है वहाँ पे ले जा कर के छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अच्छा हो जाता है। तो अगर ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा है तो सूखा वगैरह पड़ने के चांसेस नहीं होते हैं। रिफॉरेस्टेशन से हम बोलते हैं कि फ्लड्स और सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो जाता है। रिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियसली बात है, अगर आप जंगलों को फिर से स्टैब्लिश करोगे तो इससे हमारी जो वाइल्ड लाइफ होगी वो भी क्या होगी, अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। In order to meet the ever increasing demands for wood in factories and for shelter, building houses, furniture, etc., forest trees are being cut continuously. It is quite justified to cut a limited number of trees for genuine developmental purposes. यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारी जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है लकड़ी के लिए, कि हमें फर्नीचर बनाना है, हमें फैक्ट्रीज में जो है ना लकड़ी चाहिए है, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट ट्रीज हम बोल रहे हैं कि काटे जा रहे हैं, लेकिन ये इट इज़ क्वाइट जस्टिफाइड टू कट अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रीज फॉर द जेन्युइन डेवलपमेंटल पर्पसेस। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डेवलपमेंटल जो जेन्युइन डेवलपमेंटल पर्पसेस हैं उनके लिए अगर आप पेड़ों को कट करते हो तो ये तो फिर भी जस्टिफाइड है कि आपको ज़रूरत थी, आपको डेवलपमेंट करवाना था, इसीलिए आपके पास एक जेन्युइन रीज़न था, इसीलिए आपने पेड़ों को जाकर के कट करा। तो ये एक तो जस्टिफाइड आप बोल सकते हो कि रीज़न हुआ पेड़ों को काटने का। But at the same time, an equal number of new trees should be planted in place of cut down trees to maintain a balance in nature and avoid unpleasant consequences of deforestation. लेकिन अगर आप जितने भी पेड़ काट रहे हो अपने जेन्युइन रीजंस के कारण, उतने पेड़ों की जगह पे अगर आप उतने ही नंबर में, उतने ही सेम नंबर में अगर आप नए पेड़ों के सैपलिंग्स को अगर आप प्लांट करो तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा नेचर में, और डिफॉरेस्टेशन के जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हो, सक्सेसफुली अवॉइड कर सकते हो। देयर इज़ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए एक एक्ट भी बना है, और ये एक्ट किस पे एम करता है, एट द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड एट द सेम टाइम मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये हम बोलते हैं कि जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनके प्रिजर्वेशन और उनके कंजर्वेशन के ऊपर एम करता है, साथ ही साथ जंगलों के आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वो जंगलों की से ही जो है ना वो फुलफिल करते हैं, तो उनके भी बेसिकली जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इंडिया का वो एम करता है। तो बेसिकली अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जो है ना बेसिकली आंसर कर पाएँ, है ना। तो वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस होंगे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है ना आप क्या बोलते हैं पूरा का पूरा पढ़ लो टॉपिक, 2 लास्ट टॉपिक, इसके बाद में हम पहुंचेंगे कहाँ, अपने कौन से वाले सेशन में, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आज के टाइम पे, आज के इस सेशन में हमने रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में बात करी है, हमने रिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात करी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस आई होप आप सभी से बनेंगे। साथ ही साथ
उसमें जो इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम कर लेंगे डिस्कस। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्या, अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आई होप आज के सेशन की सभी बातें सबको समझ में आई होंगी। अब आपको करना क्या है, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जाकर के विजिट करना है। गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, सर्च करना है। आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का एक बेसिकली आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा, एक पेज खुल जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ पे लिखा होगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस पेज को जब आप आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। इस ऑप्शन में आपके पास होगा क्या, क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी आपके पास कोर्सेज अवेलेबल होंगे। हमें करना क्या है, हमें देखना है क्लास 8 साइंस। तो हम क्या करेंगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। फिर यहाँ पे आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आने लगेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको उसके 14 लेक्चर्स मिलेंगे, हैं ही 14 तो आपको दिखेंगे भी यहाँ पे 14। फिर आपको जैसे कि ये चैप्टर देखना है इसके फर्स्ट लेक्चर से, तो आप फर्स्ट लेक्चर पे जाकर के क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है वो आपके सामने खुल जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी सभी चैप्टर्स के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो आपको प्रॉब्लम होती है ना कि मैम सीक्वेंस नहीं है, प्लेलिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी कोई झंझट नहीं होती है। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सभी के सभी प्रॉपरली सीक्वेंस पे अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। तो अब आपको क्या करना क्या है, जब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में उसके पहले do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.